नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धड़कन है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े सवाल से। आखिर दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधान के अंदर है क्या? मतलब इस मोटी सी किताब में ऐसा क्या है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को गाइड करता है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात इसका साइज। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। पर ये सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है। नहीं, ये उन सपनों, उन उम्मीदों का एक दस्तावेज है जिन्हें हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत मेहनत से बुना था। और अब एक कमाल का फैक्ट, सोचिए जरा, इस इतने बड़े संविधान का करीब करीब 40% हिस्सा सिर्फ एक ही जगह से लिया गया है ना चौंकाने वाली बात? तो ये आया कहाँ से? चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे संविधान बनाने वाले बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया? दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, उन्हें समझा और फिर जो सबसे अच्छे आइडियाज थे उन्हें भारत की ज़रूरतों के हिसाब से चुन लिया। तो ये कोई कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं था, ये एक बहुत ही समझदारी से किया गया संकलन था। तो वो जो 40% वाला रहस्य था, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारे लोकतंत्र की नींव का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश जमाने के कानून से आया है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, ये सब वहीं से प्रेरित हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ब्रिटेन पर खत्म नहीं होती। ये तो एक ग्लोबल मिक्सचर था। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाया तो यूएसए से हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए, कनाडा से एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का आइडिया आया, तो आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मतलब दुनिया भर के सबसे बेहतरीन आइडियाज को लेकर उन्हें भारतीय मिट्टी के हिसाब से ढाला गया। कमाल है ना? चलिए अब संविधान के एकदम कोर डिजाइन पर आते हैं। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच पावर कैसी बनती है, इसका बैलेंस। ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है जो हमारे देश के गवर्नेंस सिस्टम को डिफाइन करता है। तो पहले समझते हैं फेडरल सिस्टम को। इसमें होता क्या है कि पावर जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड होती है, बंटी हुई होती है। स्टेट्स को अपने मामलों में अच्छी खासी आज़ादी मिलती है, जैसे अमेरिका में होता है। और इसका ठीक उल्टा होता है यूनिटरी सिस्टम। यहाँ सारी की सारी सुप्रीम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट्स के पास सिर्फ वही पावर होती है जो सेंटर उन्हें देता है, मतलब अपनी मर्जी से। और यहीं पर भारत का यूनिक मॉडल आता है। हमने क्या किया? हमने दोनों का बेस्ट मिला दिया। एक तरफ हमारे पास लिखित संविधान है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कि फेडरल फीचर्स हैं, और दूसरी तरफ सिंगल सिटीजनशिप है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर है जो कि यूनिटरी फीचर्स हैं। इसी अनोखी मिक्सचर की वजह से भारत को अक्सर क्वाजी फेडरल यानी अर्ध संघीय कहा जाता है। एक स्कॉलर थे आइवर जेनिंग्स, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्र की ओर झुकाव की एक मजबूत प्रवृत्ति है। ये लाइन हमारे सिस्टम के इस यूनिक बैलेंस को एकदम परफेक्ट तरीके से समझा देती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। इसमें है 12 शेड्यूल यानी अनुसूचियां। अब इनको ऐसे समझिए कि संविधान का फाइलिंग सिस्टम है। जो भी एक्स्ट्रा जानकारी है वो इनमें बड़े करीने से रखी गई है। अब सवाल ये है कि 12 की 12 अनुसूचियां, भाई इन्हें याद कौन रखेगा? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इसको याद रखने की एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, और वो मैजिकल फ्रेज है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन यकीन मानिए यही वो सीक्रेट की है जिससे 12 की 12 अनुसूचियां याद हो जाएंगी। चलिए इसको डीकोड करते हैं। तो पहले उठाते हैं टीयर्स को। टी से टेरिटरीज, मतलब हमारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज। ई से इमोल्यूमेंट्स यानी सैलरी वगैरह। ए से एफर्मेशंस एंड ओथ्स यानी शपथ। आर से राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और एस से शेड्यूल्ड एरियाज। हो गए 5, आसान है ना? अब बारी है ओएफ ओल्ड पीएम की। ओ से अदर शेड्यूल्ड एरियाज। एफ से फेडरल प्रोविजंस, जिसमें वो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट आती हैं। अगला ओ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए। और अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जो आखिरी के 4 हैं। एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन और पी और एम से पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। ये चारों बाद में अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे।
इससे पता चलता है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदला है। ठीक है, अब आते हैं संविधान के दिल पर, उसकी आत्मा पर, यानी प्रियम्बल या प्रस्तावना। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का कह सकते एक मिशन स्टेटमेंट है। एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे N.A. पालखीवाला। उन्होंने इसे संविधान का पहचान पत्र या ID कार्ड कहा था। और ये बात बिल्कुल सही है। ये एक छोटे से पैराग्राफ में सब कुछ बता देता है कि हम एक देश के तौर पर कौन है, हमारी पावर का सोर्स क्या है और हम बनना क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा कानूनी सवाल उठता है। क्या प्रियम्बल असल में संविधान का हिस्सा है और क्या इसे बदला जा सकता है, मतलब अमेंड किया जा सकता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय हमेशा एक जैसी नहीं रही है। कहानी में एक ट्विस्ट है। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1960 में बेरोबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, मामला खत्म। लेकिन फिर आया 1973 का लैंडमार्क केशवानंद भारती केस और इसने सब कुछ पलट कर रख दिया। कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बदला और कहा, हाँ, प्रियम्बल संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इसी एक फैसले ने 1976 में हुए उस अकेले अमेंडमेंट का रास्ता साफ कर दिया। तो उस 42वें अमेंडमेंट में क्या हुआ? 3 नए और बहुत पावरफुल शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों ने हमारे गणतंत्र के आइडियल्स को हमेशा के लिए प्रियम्बल में पक्का कर दिया। तो घूम फेर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या भारत का संविधान सिर्फ एक 75 साल पुराना टेक्स्ट है जो किसी अलमारी में रखा है, या फिर ये आज भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा साथी जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों और मुश्किलों के साथ धड़कता है? शायद इसका जवाब इसी बात में है कि आज भी इस पर बहस होती है, इसकी नई नई व्याख्याएं होती हैं और ये लगातार विकसित हो रहा है।